जो खतरा अब तक केवल मिडिल ईस्ट में था, क्या वो खतरा पूरी दुनिया को अपनी आगोश में लेने को तैयार है? दोस्तों, कैसे कच्चे तेल के दामों में जबरदस्त इजाफे की खबर आ गई तब जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस सैन्य संघर्ष को 3 दिन हुए हैं। और उससे भी बड़ी खबर, वो कौन से मुल्क हैं जिनको अपना शेयर मार्केट बंद करना पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते का पहला दिन हर देश के शेयर मार्केट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एक ऐसा वक्त जब जबरदस्त तरीके से न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि उसकी वजह से पूरी दुनिया में एक डर पैदा हो गया हो, न केवल आर्थिक तौर पर एक बड़े खतरे का बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी। ऐसे वक्त में पूरी दुनिया में रह रहे अमेरिका के नागरिकों को अमेरिका ने हाई अलर्ट भेज दिया है। सब कुछ मैं आपको तफसील से सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ दोस्तों। कि जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने मैं रख रही हूँ वो जाहिर तौर पर अमेरिका के लिए किसी भी हाल में अच्छी नहीं है। जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये है दोस्तों कि ईरान के बमबारी में अमेरिका का जो 5th नेवी फ्लीट है, बहुत बड़ा नेवी फ्लीट माना जाता है अमेरिका का, 5th नेवी फ्लीट जो कि बहरीन में है, उसको टारगेट किया है ईरान ने और वहां धुआं देखा गया है। यह अपने आप में अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। हालांकि माना यह जा रहा था कि अमेरिका ने पहले काफी हद तक खाली कर दिया था, लेकिन इस 5th फ्लीट को भी निशाना अगर ईरान बना रहा है तो ये बहुत बड़ी खबर है। तब जब लगातार मिडिल ईस्ट के उन देशों में जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं वहां को उसको ईरान पहले ही निशाना बना रहा था। एक और जानकारी मैंने आपको F-15 को लेकर आज सुबह दे दी थी दोस्तों कि F-15 जो कि यूएस का बहुत ही अत्याधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है, कुवैत में उसके गिरने की खबर है। न केवल गिरने की खबर है बल्कि वक्त में पायलट वहां से निकल गया, इवैक्यूएट कर गया, तो पायलट की जान बच गई। यह भी अमेरिका के लिए बहुत बहुत बड़ा सेटबैक है। आप जानते हैं इस तरह के संघर्ष में अगर एक भी विमान गिरता है तो इसको लेकर कितनी बड़ी मुश्किल उस सरकार के सामने खड़ी हो सकती है, तब जबकि अमेरिका पूरी दुनिया में डिफेंस एक्सपोर्ट करता है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी निकल कर आ गई है दोस्तों, क्योंकि लगातार यूएस की अलग अलग एम्बेसीज या फिर कंसोलिडेट को निशाना बनाया जा रहा है, तो भारत में जो यूएस की एम्बेसी है और दुनिया में जो यूएस की एम्बेसी है उसको लेकर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एडवाइजरी जारी की है सारे अमेरिकन्स को कि वो पूरी दुनिया में जहां भी हैं वो अपने जानकारी देते रहें और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको बताएं कि वो कहां पर हैं, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। अलर्ट जारी किया है देखिए बाकायदा, और इस तरह का अलर्ट केवल भारत में नहीं, दुनिया भर के जितने भी अमेरिकन हैं वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उनको अलर्ट पर रखा गया है कि कुछ भी हो तो आप तुरंत जो स्थानीय प्रशासन है या फिर वहां पर जो एम्बेसी है उसके पास जाइए। दोस्तों, इस अलर्ट का मतलब यह है कि अमेरिका को इस बात का खतरा है कि कहीं भी अमेरिकन को निशाना बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में देखा भी गया दोस्तों, पाकिस्तान में इतना जबरदस्त हंगामा हुआ है तो यूएस का जो कंसोलेट था वहां जो आम लोग थे वो घुसने को तैयार हो गए, वो तो वहां पुलिस ने बचा लिया। और बाकायदा सुनने में आया कि जो अंदर यूएस की सिक्योरिटी थी उसने यहां ओपन फायर कर दी, 22 लोगों की जान जा चुकी है। तब बड़ी मुश्किल से वहां पर हालात काबू पाएगा, नहीं तो बहुत जबरदस्त तरीके से एग्रेसिव थी भीड़। तो हो सकता है कि अमेरिका को ये डरो कि पूरी दुनिया में किसी भी तरह से अमेरिकन को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि ईरान में जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं उनकी मौत के बाद एक तरह का गुस्सा एक खास समुदाय में अमेरिकियों को लेकर हो सकता है। तो हो सकता है कि इसी वजह से यह अलर्ट जारी किया गया हो। वहीं दूसरी ओर जो बड़ी जानकारी और बड़ी चिंता है पूरी दुनिया के लिए दोस्तों वो ये है कि कच्चे तेल के दामों में भारी उछाल आ गया है। 3 दिन हो चुके हैं संघर्ष को और अभी पहली जो बड़ी आर्थिक तौर पर अपडेट और बड़ा झटका पूरी दुनिया के लिए हो सकता है। 5% का उछाल बहुत बड़ा उछाल होता है दोस्तों। अभी तो बस 3 दिन ही संघर्ष चल रहा है। मैं आपको बता दूं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि हो सकता है कि और वो ये है कि अबू धाबी और दुबई ने स्टॉक मार्केट बंद कर दिए हैं। हफ्ते का पहला दिन होता है दोस्तों, स्टॉक मार्केट जाहिर तौर पर पूरी दुनिया में झटके पर झटके वैसे ही झेल रहा है और अब जानकारी निकल कर आई है दुबई और अबू धाबी ने अपने स्टॉक मार्केट आज के लिए बंद कर दिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों कि दुबई और अबू धाबी में दरअसल बहुत जबरदस्त तरीके से ईरान ने स्ट्राइक्स करके वहां पर पब्लिक प्लेसेस में भी और जहां पर यूएस के बेसिस थे वहां को भी निशाना बनाकर वहां एक खौफ पैदा कर दिया है। तो होता क्या दोस्तों, जब इस तरह के स्ट्राइक्स होते हैं तो कोई भी मुल्क है वो ऐसा रिस्क नहीं लेता जिसमें आम लोगों की जान जा सकती है। और क्योंकि इन देशों को पता है कि ईरान इनको वहां निशाने पर ले रहा है, वहां नुकसान पहुंचा रहा है जहां जहां सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है या फिर सुर्खियां बन सकती हैं, तो सेफर साइड भी स्टॉक मार्केट बंद किया होगा ताकि जो लोग वहां काम करने आ रहे हैं उनको नुकसान ना हो। हालांकि दोस्तों शेयर मार्केट जिस तरह से गिरे हैं आज भारत के भी, हो सकता है कि एहतियात के तौर पर भी बंद किए गए हों, लेकिन दोस्तों फिलहाल तो ये जो अरब मुल्क हैं इन पर ईरान ने जो स्ट्राइक्स करके खतरा पैदा कर दिया है, इस वक्त वहां की जो सरकार है उनको
आर्थिक से ज्यादा वहां अपने लोगों की सुरक्षा का खतरा हुआ, इसीलिए एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। तो कुल जमा बात आप कह सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में लगातार खतरा मंडरा रहा है और इस बीच अमेरिका ने जो अपनी स्ट्राइक्स हैं वो ईरान में और बढ़ा दी है। पिछले 12 घंटों में 900 स्ट्राइक्स की हैं दोस्तों, ईरान के अंदर अमेरिका ने 900 स्ट्राइक्स। और एक और जानकारी आपको मैं दे दूं, वो ये है कि नाटो के देशों की तरफ से एक बयान आया है कि जंग में अमेरिका का साथ देंगे। हालांकि यहां मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, मैंने आपको सुबह एक खबर दिखाई थी, यूके के प्रेसिडेंट ने अभी तक ये कहा है कि हम अपने बेसिस का इस्तेमाल करने देंगे अमेरिका को, लेकिन खुलकर अमेरिका का साथ यूके इसमें नहीं देगा। जर्मनी की तरफ से भी बयान आया है, फ्रांस की तरफ से भी बयान आया है दोस्तों। लेकिन क्या नाटो के देश सैन्य तरीके से पूरी तरह से साथ देंगे अमेरिका का, अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये बयान अपने आप में महत्वपूर्ण तो है ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अगर इस युद्ध का दायरा बढ़ा जो कि ईरान बढ़ाना चाहता है, मैक्सिमम लॉस अमेरिका को, अमेरिका जाकर तो नहीं कर सकता लेकिन अलग अलग अमेरिका के जो फ्रंट्स हैं वहां पर पहुंचाकर कर सकता है, तो फिर नाटो के पास क्या विकल्प रहेगा। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि इजराइल और अमेरिका के इस तरह के हमले के बाद ईरान को बहुत नुकसान हुआ है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को ही हुआ है, फिर भी वो लगातार स्ट्राइक्स पर स्ट्राइक कर रहा है उन मुल्कों में जहां पर यूएस के बेसिस है। क्यों? दोस्तों ईरान एक मैसेज दे रहा है, वो है डिस्टेबलाइजेशन का। देखिए ईरान ये जानता है कि वो अमेरिका से लड़ नहीं सकता, इजराइल से भी नहीं लड़ सकता, ना उसके पास ऐसे हथियार हैं, लेकिन ईरान ये मैसेज दे रहा है कि हम डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, हम ऐसी हालत ला सकते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट का बंद करना पड़े, हम ऐसी स्थिति में आपके सामने पैदा कर सकते हैं कि आप दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में रह रहे अमेरिकन को अलर्ट भेजना पड़ जाए आपको, हम ऐसी स्थिति में आपको ले आएंगे कि आपके नेवल फोर्सेस पर हम एक तरह से उनके बेसिस पर हमला कर देंगे। ये एक तरह का अनरेस्ट पैदा करना है। अब आप सोचिए दुबई, बहरीन, कुवैत, ये वो देश हैं जो कि बहुत ही मतलब एक तरह से हाई प्रोफाइल देश हैं। अगर वहां की सड़कों में अफरा तफरी मचती है तो यही तो ईरान चाहता है, क्योंकि इसी के जरिए वो अमेरिका को मजबूर करेगा कि वो तो शांति की तरफ जाए या बातचीत की तरफ जाए। हालांकि बातचीत का न्योता तो ट्रंप ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन क्या ईरान इन हालातों में बातचीत करेगा? दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताऊं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम अब निकल गया है। दिस इज नॉट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक नैरेटिव चलता था और उसी नैरेटिव पर पूरी दुनिया भरोसा करती थी। अब है सोशल मीडिया का जमाना, और वो जमाना भी नहीं है कि एक या दो ही पावर हो, अलग अलग तरह की पावर है, मल्टीपोलर हो गया है वर्ल्ड। एक नैरेटिव है जो यूएस स्टैब्लिश कर रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन हर कोई उसको बाय नहीं कर रहा ना। एक नैरेटिव है जो इजराइल सेटअप कर रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन कुछ लोग उसको बाय कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। एक नैरेटिव है जो ईरान सेट कर रहा है, हर कोई इस पर विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग उसको भी बाय कर रहे हैं। एक नैरेटिव है जो यूरोप बता रहा है, एक नैरेटिव दोस्तों साउथ एशिया का है, चीन का, भारत का। दोस्तों ये एक ऐसा वक्त है जिसमें अलग अलग नैरेटिव चल रहे हैं, और दोस्तों ऐसे वक्त में नैरेटिव्स बहुत मायने रखते हैं, साइकोलॉजिकली इनका बहुत दबाव बनता है। नहीं तो आप सोचिए दोस्तों, यूके के प्रेसिडेंट को इराक का जिक्र क्यों करना पड़ता कि हमको इराक से लेसन मिल गया है। क्या किया था इराक में जो बाकी के नाटो मुल्क थे? अमेरिका का साथ दिया, क्या निकला इराक में? सद्दाम हुसैन को सूली पर लटका दिया। एंड ऑफ द डे आज तक इराक में शांति नहीं आ पाई है और उसकी वजह से यूरोपियन देशों को नुकसान हुआ है। लेकिन दोस्तों ये भी ठीक नहीं है जो चल रहा है। ईरान में किसी भी तरह से अगर ऐसा ही अनरेस्ट रहा तो ये पूरी दुनिया के लिए भी खतरा है और आसपास के मुल्कों के लिए भी खतरा है। क्यों? क्योंकि अभी तो सरकारें क्या कह रही हैं और सरकारें कैसे एक्शन ले रही हैं यही पता चल रहा है। दोस्तों वहां लोग क्या सोच रहे हैं, क्या लोग उनकी सरकारों के स्टैंड के साथ हैं, ये भी अपने आप में देखना होगा ना। क्योंकि ये जो खाड़ी के मुल्क हैं दोस्तों, यहाँ लोकतंत्र तो है नहीं, तो मीडिया के जरिए नैरेटिव पता ही नहीं चलता है किस तरह का नैरेटिव बाहर आ रहा है। अब भारत में देखिए, सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हुए ना, तो पता तो चला कि भारत में एक शिया समुदाय है जो इस तरह के ईरान पर हमले का विरोध करता है। इजराइल और अमेरिका के विरोध में यहाँ नारेबाजी हुई। पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही ज्यादा हिंसक नारेबाजी हो गई, हिंसक प्रदर्शन हो गए। दोस्तों अमेरिका के भी सोशल मीडिया में एक नैरेटिव चल रहा है कि आपने क्यों इजराइल के कहने पर बेमतलब युद्ध मोल ले लिया। तो ये एक ऐसा वक्त है जिसमें ईरान की कोशिश है कि कैसे भी करके वो अमेरिका पर दबाव डाले कि वो जल्द से जल्द बातचीत की टेबल पर आए और किसी भी तरह से फिलहाल जो हालात है उस पर पॉज का बटन दबे। लेकिन दोस्तों इस तरह के हालात में जो आप कैलकुलेट करें वही रिजल्ट निकले, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।